हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट ग्रुप क्लासेस। तो आज हम माइंड मैप देखेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें आपको नर्व्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा ब्रेन के बारे में जो टॉपिक है इसका, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के बारे में डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर में है, ठीक है। तो ब्रेन के पार्ट्स, ये सारी चीज़ें भी आज हम इसी चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। तो जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है, इसमें हमने जो भी एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, और पूरी अच्छी तरीके से उनको समराइज कर दिया है। तो आप इसको पढ़ने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको भी पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आप चैप्टर पूरा वीडियो पढ़ के तब पीडीएफ डाउनलोड करा करिए, क्योंकि अगर आप बिना वीडियो देखे हुए पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको पीडीएफ समझ में नहीं आएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर होगी। तो एक बार अगर आप वीडियो देख लेंगे, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको रटना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक। ऐसा नहीं है कि बैठ के उसको बार बार रटना पड़ेगा, ठीक। तो एक बार वीडियो देखिए, फिर उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करिए। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके पहले सारे चैप्टर जो थे उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, और आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से होगी। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया क्योंकि सबसे पहले आपको यही पढ़ना है, ठीक है, ये वाला टॉपिक। तो जो न्यूरल सिस्टम होता है, इसकी यूनिट जो होती है न्यूरॉन, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। और न्यूरल सिस्टम को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में, एक को कहते हैं सीएनएस, एक को कहते हैं पीएनएस। जो सीएनएस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, ठीक। जो सीएनएस होता है, इसमें 2 चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वो क्या होता है, ऑल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम सीएनएस। सीएनएस से जो भी नर्व अराइज करेगी वो पीएनएस को बनाएगी। यानी ब्रेन से निकलने वाली जो भी नर्व्स होंगी और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो भी नर्व्स होंगी, वो मिलके पीएनएस बनाती हैं, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, ठीक। अब जो सीएनएस से नर्व्स निकलती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक को कहते हैं एफरेंट, एक को कहते हैं इफरेंट। एक मिनट में जूम कर देता हूँ थोड़ा। तो नर्व्स जो होती हैं सीएनएस से निकलने वाली 2 तरह की होती हैं, एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट जो होती है, ये सिग्नल को अंदर लाती है, यानी कि जो कोई भी टिश्यू या कोई ऑर्गन है, उस ऑर्गन से सिग्नल जो आएगा उसको सीएनएस तक लेके जाएगी। यानी सीएनएस यानी कि कह लीजिए ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगी। इफरेंट जो होती है, वो सीएनएस से लेके टिश्यू या ऑर्गन तक नर्व्स सिग्नल को लेके जाती हैं, ठीक। तो एफरेंट कौन सी नर्व्स होती हैं, जो सिग्नल को सीएनएस तक लेके आए, टिश्यू या ऑर्गन से सीएनएस यानी अंदर की ओर लेके आए। इफरेंट कौन सी होती हैं, जो सीएनएस से टिश्यू या ऑर्गन यानी सीएनएस से बाहर की ओर टिश्यू या फिर ऑर्गन्स के पास सिग्नल को लेके जाए, ठीक। तो ये 2 तरह की नर्व्स होती हैं, ठीक है, एफरेंट और इफरेंट। अब पीएनएस को डिवाइड किया गया है अलग अलग सिस्टम में। जैसे एक होता है विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स, तो जो विसरा को सीएनएस से कनेक्ट करे, विसरा टू सीएनएस यानी विसरा को सीएनएस से कनेक्ट करे, उसे कहते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। यहाँ विसरा का मतलब क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन, कोई भी इंटरनल ऑर्गन, ठीक। दूसरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक मतलब कोई ऐसी चीज जो हमारे कंट्रोल में हो। तो ये सीएनएस टू वॉलंटरी मसल, जो वॉलंटरी मसल्स होती है हम लोग के कंट्रोल में होती है, तो सीएनएस को वॉलंटरी मसल से जो जोड़ता है वो होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फिर आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो, अपने आप ऑटोमेटिक होता हो, ठीक। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आता है, सीएनएस टू इनवॉलंटरी मसल। जो हमारी स्मूथ मसल होती हैं वो इनवॉलंटरी मसल होती हैं, उनको सीएनएस से जोड़ने का काम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है, ठीक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को कहते हैं सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, एक को कहते हैं पैरासिम्पैथिक न्यूरल सिस्टम, ठीक। तो ये जो है क्लास डिवीजन हो गया न्यूरल सिस्टम का। और अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे, मतलब ये पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, तो आपको पूरे चैप्टर में लगभग आधे से ज़्यादा चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि सीएनएस में क्या आता है और पीएनएस में क्या आता है, ठीक। और ये आपको पता होना चाहिए एफरेंट और इफरेंट में क्या अंतर है। तो ठीक है, ये हो गया पहला चीज़। अब हम आते हैं ऊपर और पढ़ना शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने आपको न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया है। न्यूरॉन में कई चीज़ें हैं और एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर इसका दिया गया है। तो ये जो बाहर ये आगे का पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, ठीक। ये जो पिंक कलर का आगे का गोल वाला पार्ट है, इसको कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी के बीच में न्यूक्लियस होता है। ये इस टाइप की ब्रांचेस निकली होती हैं, जैसे ये ब्रांचेस दिख रही हैं, इस टाइप की ब्रांचेस निकली होती हैं, जिसे हम कहते हैं डेंड्राइट, ठीक। इसके अलावा जो सेल बॉडी है, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसको कहते हैं हम निजल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक। अब सेल बॉडी से हम जब इस साइड आते हैं, तो ये एक पाइप दिख रही है आपको बीच में, एक लंबी सी पाइप, इसको कहते हैं हम एक्सॉन। अब एक्सॉन जो होती है वो, उसमें ये
ये चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। ये ग्रीन कलर की जो आपको डिब्बे दिख रहे हैं, ग्रीन कलर के डिब्बे, ये माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ किससे बनती है? तो स्वान सेल जो है, ये रेड कलर की जो सेल हैं, इनको हम कहते हैं स्वान सेल। तो जो स्वान सेल होती हैं यही माइलिन शीथ बनाती हैं। इसको मैंने आगे लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप बस अभी पढ़िए, उसके बाद आप सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो माइलिन शीथ क्या है? ये जो ग्रीन वाली सेल्स हैं, ग्रीन वाले बक्से हैं, डिब्बे हैं, ये माइलिन शीथ है। और इसे बनाया किसने? ये जो रेड कलर की स्वान सेल्स हैं, ठीक है। तो ये रेड कलर की जो स्वान सेल्स हैं, इन्होंने ये माइलिन शीथ बनाई है। अब आप देख रहे हैं कि दो जो माइलिन शीथ है उनके बीच में ये इतना हिस्सा एक्सॉन का है जिसमें किसी तरह की माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट है। तो ये जो दो माइलिन शीथ के बीच का हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। तो दो माइलिन शीथ के बीच में जो ये हिस्सा होता है जिसमें माइलिन शीथ होती नहीं है, इसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक। ये एक नोड है, एक नोड ये है, ठीक। तो ये नोड्स ऑफ रैनवियर, तो ये एक्सॉन के बारे में बात हो गई है। अब हम आते हैं एकदम आखिरी में, ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल मतलब जहाँ पे एक्सॉन टर्मिनेट करता हो, यानी खत्म होता हो, ठीक। एक्सॉन टर्मिनल में आपको ये इस तरह के बल्ब देखने को, बल्ब जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। इन बल्ब्स को कहते हैं सिनेप्टिक नॉब, ठीक। सिनेप्टिक नॉब में क्या होता है? हैव न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्टिक नॉब में न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया न्यूरॉन का, जो कि आपको ध्यान में रखना है। खासकर आपको ये ध्यान रखना है, एक्सॉन जो होती है उस पर माइलिन शीथ होती है। माइलिन शीथ बनाता कौन है? स्वान सेल। ये चीज़ आगे लिखा हुआ है, ठीक है। दो माइलिन शीथ के बीच में जो हिस्सा बचा रह जाता है उसको कहते हैं हम नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है, एक्सॉन जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड मतलब जिसपे माइलिन शीथ हो, नॉन माइलिनेटेड मतलब जिसमें माइलिन शीथ ना हो। तो ये कौन सी एक्सॉन है? ये माइलिनेटेड वाली है, क्योंकि इसमें माइलिन शीथ पाई जाती है। 3 माइलिन शीथ आपको दिख रही है, ठीक। तो एक्सॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड हो सकती है। माइलिनेटेड वाली एक्सॉन्स पाई जाती है स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में। स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में माइलिनेटेड पाई जाती हैं। और नॉन माइलिनेटेड पाई जाती हैं ऑटोनॉमस या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक। ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम में और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन पाई जाती है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है इसको भी। अब इधर आ जाते हैं। अब पहले इसको पढ़िए, देखिए स्वान सेल्स। स्वान सेल्स क्या करती हैं? प्रोड्यूस माइलिन शीथ। तो ये चीज अभी मैंने बताया था कि स्वान सेल्स जो होती हैं वो माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक। नोड्स ऑफ रैनवियर क्या होते हैं? गैप बिटवीन टू माइलिन शीथ। दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है वो, उनको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, ठीक। अब इस चैप्टर का नाम देखिए, नाम क्या है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है हमारी बॉडी में, कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे का मिलके काम करना। जैसे हमारा हार्ट जो होता है वो कई और ऑर्गन्स के साथ मिलके काम करता है। जैसे हम अगर ज़्यादा तेज दौड़ने लगे तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना। तो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो दो सिस्टम मेंटेन करते हैं, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। इस चैप्टर में हम सिर्फ न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे। एंडोक्राइन चैप्टर का अगला पार्ट जो है, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो अगला पार्ट है वो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में ही है, ठीक है। तो ये चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। अगले चैप्टर का नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक। तो कोऑर्डिनेशन दो चीजें मेंटेन करती हैं, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर मेंटेन करते हैं। इस चैप्टर में सिर्फ न्यूरल सिस्टम की बात करेंगे। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन 3 तरह के होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। अगर एक एक्सॉन और 0 डेंड्राइट है तो हम उसे कहेंगे यूनिपोलर। तो यूनिपोलर में एक्सॉन 1 होगी, डेंड्राइट 1 भी नहीं होगा। एग्जाम्पल एम्ब्रियोनिक स्टेज। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल कई बार एनसीईआरटी में ये मतलब नीट में कई बार ये सारे एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं, तीनों एग्जाम्पल, ठीक। तो यूनिपोलर का एग्जाम्पल कहाँ है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें यूनिपोलर न्यूरॉन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यूनिपोलर में क्या होगा? एक्सॉन 1 होंगे, डेंड्राइट 0 होंगे। दूसरा बाइपोलर। बाइपोलर में एक्सॉन 1 होगा, डेंड्राइट भी 1 होगा। इन रेटिना ऑफ आई, हमारे आंख के रेटिना में देखने को मिलती है, ठीक। मल्टीपोलर में क्या होगा? एक ही एक्सॉन होगा लेकिन 2 से ज्यादा, 2 या फिर उससे ज्यादा डेंड्राइट होंगे। ये देखने को मिलता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है ये आगे आप पढ़ेंगे, ठीक। तो ये 3 तरह के न्यूरॉन होती है। खास बात इसमें एग्जांपल्स हैं और कितने एक्सॉन कितने डेंड्राइट। एक्सॉन तो सेम रहेंगे तीनों में, एक एक। यूनिपोलर में 0 डेंड्राइट, बाइपोलर में 1 डेंड्राइट और मल्टीपोलर में 2 या उससे ज्यादा डेंड्राइट, ठीक। और एग्जाम्पल, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, याद रखना है, ठीक। तो ये ऊपर का पार्ट हो गया। अब आते हैं नीचे, ठीक। तो इस वाले पार्ट में आपको ये पढ़ना है कि जब न्यूरॉन रेस्ट पे होती है या फिर जब न्यूरॉन एक्साइटेड होती है तो उसके साथ होता क्या है।
तो ये नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जब न्यूरॉन रेस्ट पे है तो के प्लस कहाँ पे ज़्यादा है, एन ए प्लस कहाँ पे ज़्यादा है, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप रट लीजिएगा अच्छे से। तो जो न्यूरॉन होती है अगर रेस्ट पे है तो उसे हम कहेंगे पोलराइज्ड है। अब पोलराइज्ड न्यूरॉन कैसी होती है, मान लेते हैं ये एक्सॉन है, ठीक है, ये पूरा पार्ट एक्सॉन है। एक्सॉन की जब न्यूरॉन रेस्ट होती है तो एक्सॉन के अंदर के प्लस बहुत ज़्यादा होता है, और जो बाहर है, जो सराउंडिंग है हमारी, वो उसमें एन ए प्लस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो रेस्ट के केस में एक्सॉन के अंदर के प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और सराउंडिंग में एन ए प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक, तो पहली चीज़ ये पूछी जाती है। दूसरी चीज़ पूछी जाती है चार्ज। तो जो सराउंडिंग होगी उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और एक्सॉन के अंदर निगेटिव चार्ज होगा। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। जब न्यूरॉन रेस्टिंग केस में है या फिर पोलराइज्ड है तो जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ निगेटिव चार्ज होगा। ठीक, अब जब चार्ज एक्यूमुलेट करता है पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे एक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाती हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है और उस फील्ड की वजह से पोटेंशियल आ जाता है, जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूरॉन इस समय रेस्ट पे है या फिर कह लीजिए पोलराइज्ड है। ठीक, तो जब न्यूरॉन पोलराइज्ड होती है उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है एक्सॉन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, इसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक, तो ये रेस्ट का केस हो गया। ठीक, अब Na प्लस और K प्लस पंप, Na प्लस K प्लस पंप यानी सोडियम पोटेशियम पंप इसमें पाई जाती है न्यूरॉन में। ये क्या करती है, मेंटेन्स पोलैरिटी। जब तक न्यूरॉन रेस्ट पे है तब तक न्यूरॉन को इसी तरीके से मेंटेन की रहती है। अब मेंटेन कैसे करती है, 3 Na प्लस आउट फॉर एवरी 2 K प्लस। अगर बाहर से 2 पोटेशियम अंदर आएंगे तो ये अंदर से 3 सोडियम बाहर भेज देगी। तो इस तरह से पोलैरिटी मेंटेन रहेगी। 3 Na आउट फॉर एवरी 2 K प्लस इनसाइड। जितनी बार 2 पोटेशियम अंदर आएंगे उतनी बार ये क्या करेगी, 3 Na प्लस बाहर भेज देगी। तो Na प्लस का कंसंट्रेशन आप देखिए बाहर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये कितना भेज रही है, 3 Na बाहर भेज रही है, 2 K अंदर आ रहा है, तो Na प्लस का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो जाएगा और अंदर K प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये मेंटेन पोलैरिटी, ये पोलैरिटी को बनाए रखती है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है 3 Na आउट फॉर एवरी 2 K प्लस इनसाइड। 3 सोडियम बाहर भेज देगी अगर 2 पोटेशियम अंदर आ गए, तो जैसे ही 2 पोटेशियम अंदर आएंगे ये तुरंत 3 सोडियम बाहर भेज देगी। ठीक, तो ये हो गया रेस्ट का केस। अब आते हैं एक्साइटेड। जब न्यूरॉन एक्साइटेड होती है तो उसे हम कहते हैं डीपोलराइज्ड। ठीक, डीपोलराइज्ड कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये एक्सॉन है हमारी, फिर से एक्सॉन में क्या होगा, जैसे ही एक्साइट होगी यानी कोई भी चीज़ छुएगा न्यूरॉन पे तो वो एक्साइट हो जाएगी। एक्साइट होने पे क्या होगा, Na प्लस जो बाहर था वो बहुत ही जल्दी से अंदर आएगा। इसको कहते हैं रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। तो सोडियम आयन का क्या होगा, रैपिड इन्फ्लक्स होगा। इन्फ्लक्स मतलब अंदर आना, और जैसे सोडियम बहुत ज़्यादा अंदर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ जाएगा, तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए पॉजिटिव चार्ज बाहर था सराउंडिंग में, अंदर एक्सॉन के अंदर निगेटिव चार्ज, यहाँ एक्सॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया, बाहर की तरफ निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब जो पोटेंशियल बनेगा उसको हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल, या फिर इसी को नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो वहाँ रेस्टिंग पोटेंशियल था क्योंकि न्यूरॉन रेस्ट पे थी, यहाँ एक्शन पोटेंशियल क्योंकि अब न्यूरॉन एक्साइटेड है तो इसको एक्शन पोटेंशियल कहेंगे, या फिर इसी को हम नर्व इम्पल्स कह देते हैं क्योंकि यहीं से करंट जनरेट होता है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एक्साइटेड स्टेट में कौन कहाँ पे ज़्यादा होता है और जो रेस्ट वाली स्टेट होती है वहाँ पे कैसे कौन ज़्यादा होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब देखते हैं इधर, यहाँ आपको बताया गया है सिनेप्स के बारे में। साइनेप्स क्या होता है, जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है उसे साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स 2 तरह के होते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। पहले ये पढ़ते हैं। ठीक, साइनेप्स में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मतलब सिनेप्स से पहले जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन। दूसरी चीज है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मतलब सिनेप्स के बाद जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन। ठीक, और बीच में एक क्लेफ्ट होता है, एक समझ लीजिए गैप होता है जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो सिनेप्स में 3 चीज, प्री सिनेप्टिक यानी पहले वाले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन यानी बाद वाले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, और बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। ठीक, अब सिनेप्स 2 तरह के होते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल की क्या खासियत है, नो सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता नहीं है। ये वाली मेम्ब्रेन इससे लगभग क्लोज, इतनी ज़्यादा क्लोज होती है कि लगभग टच कर देती है। ठीक, तो डायरेक्ट यहाँ से करंट यहाँ पास हो जाता है। लेकिन जो केमिकल वाले होते हैं उनमें सिनेप्टिक क्लेफ्ट पाया जाता है, तो यहाँ से जो करंट होता है वो पहले सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएगा, वहाँ केमिकल में बदल जाएगा, फिर उस केमिकल से जब इसका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का सामना होगा तो वो वापस से उसमें बदल जाएगा, मतलब करंट में बदल जाएगा। ठीक, तो जो केमिकल वाले होते हैं ये स्लो होते हैं क्योंकि पहले इनको गैप
जो ये गैप है सिनेप्टिक क्लेफ्ट इसको पार करना है। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले जो होते हैं फास्टर होते हैं, क्योंकि ये गैप है नहीं, डायरेक्ट प्री सिनेप्टिक से करंट चला और पोस्ट सिनेप्टिक पे करंट पहुंच जाता है। ठीक, तो सिनेप्स के बारे में ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा पहला पेज। ठीक है, ये पहला पेज हो गया। अब हम आते हैं दूसरे पेज पे। दूसरे पेज पे आपको सीएनएस के बारे में बताया गया है, यानी ब्रेन के बारे में हर चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं ब्रेन को पढ़ना। अब जो सीएनएस होता है इसमें ब्रेन होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को सिर्फ पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड को नहीं पढ़ना। ठीक है, जो ब्रेन होता है इसमें कवरिंग जो होती है इसकी, इसे कहते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। तो ब्रेन की कवरिंग का क्या नाम है? क्रेनियल मेनिंजेस। अब क्रेनियल मेनिंजेस में 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली यानी आउटर ड्यूरामेटर, मिडिल वाली लेयर को एरेक्नोइड कहते हैं, इनर वाली लेयर को पायामेटर कहते हैं। तो क्रेनियल मेनिंजेस में 3 लेयर, ड्यूरा, एरेक्नोइड और पायामेटर। अब ये OMI मेरे आउटर, मिडिल और इनर के लिए लिखा है इस वजह से क्योंकि ये नीट में सीक्वेंस पूछा गया था कि बाहर से अंदर की ओर बताओ। तो ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर। ठीक, ये 3 क्रेनियल मेनिंजेस की लेयर हो गई, ध्यान रखिएगा। अब जो ब्रेन होता है इसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसको पूरे तरीके से कमांड जो होता है, मेजर कमांड जो होता है वो ब्रेन का ही होता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को। अब ब्रेन जो होता है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं फोर ब्रेन, दूसरे को कहते हैं मिड ब्रेन और तीसरे को कहते हैं हिंड ब्रेन। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन ही बड़ा है, बाकी मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन काफी छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक, तो जो फोर ब्रेन होता है इसमें क्या क्या आता है? पहली बात तो सेरेब्रम आता है, दूसरी चीज थैलमस और तीसरी चीज हाइपोथैलमस। सिर्फ 3 पार्ट पढ़ने हैं। ठीक, तो पढ़ते हैं एक एक करके। तो फोर ब्रेन में पहला पार्ट है सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है? सेरेब्रम को डिवाइड कर दिया जाता है 2 हाफ हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया जाता है। लेफ्ट वाले को कहते हैं लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट साइड वाले को कहते हैं राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कोलेसम। ये दोनों कनेक्ट होते हैं आपस में एक स्ट्रक्चर के द्वारा जिसे कहते हैं कॉर्पस कोलेसम। तो नीट में ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं? कॉर्पस कोलेसम से। ठीक, अब जो सेरेब्रम होता है इसमें जो बाहर का पार्ट होता है उसे कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और जो अंदर का पार्ट होता है उसे कहते हैं सेरेब्रल मेडुला। ठीक, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है सेरेब्रम को। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स पहले पढ़ते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है इसको कहते हैं ग्रे मैटर, क्योंकि ये ग्रे कलर का दिखता है। और ये होता क्या है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। ये जितनी भी न्यूरॉन की सेल बॉडी होती हैं ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ग्रुप बना लेती है। और जो ग्रुप होता है सेल बॉडी का उसे हम कहते हैं न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई क्या है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो CNS में सेल बॉडी का अगर ग्रुप बनेगा तो उसे हम न्यूक्लियाई कहेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब आते हैं सेरेब्रल मेडुला पे। सेरेब्रल मेडुला क्या होता है? इसमें ट्रैक्ट पाए जाते हैं। ट्रैक्ट क्या है? ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन CNS। जो बाकी एक्सॉन, देखिए सेल बॉडी का ग्रुप यहाँ पे हो गया, एक्सॉन जो बची हुई है उनका ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा। तो ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन CNS इज नोन एज ट्रैक्ट। तो सेरेब्रल मेडुला में ट्रैक्ट पाए जाते हैं और इसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं क्योंकि व्हाइट कलर का दिखता है। तो ग्रे मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रे कलर का, व्हाइट मैटर इसलिए कहते हैं क्योंकि व्हाइट कलर का। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब जो हमारा सेरेब्रम है इसमें कई तरह के एरियाज पाए जाते हैं, जैसे मोटर एरिया, सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया। जो मोटर एरिया होता है ये सिग्नल भेजने का काम करता है। सेंसरी एरिया सिग्नल को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है। एसोसिएटेड एरिया होते हैं, एसोसिएशन एरियाज, इनके बारे में हमें कुछ कंफर्म नहीं है। ये नाइदर क्लियरली मोटर नॉर सेंसरी, हमें अभी क्लियर ही नहीं है कि ये मोटर होते हैं या फिर सेंसरी होते हैं। ठीक है, तो क्लियरली ये मोटर और सेंसरी दोनों में से कुछ भी नहीं दिखते हैं। इनका काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस प्ले करते हैं जो एसोसिएशन एरियाज होते हैं, जैसे मेमोरी, कम्युनिकेशन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन। तो काफी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं इनके। तो मेमोरी, कम्युनिकेशन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, ये आप याद रखिएगा, एसोसिएशन एरिया का फंक्शन होता है। ठीक, तो ये पूरा पार्ट था सेरेब्रम के बारे में। ठीक है, अब आते हैं थैलमस और हाइपोथैलमस। थैलमस जो होता है एनसीईआरटी ने सिर्फ एक ही लाइन इसके बारे में लिखी हुई है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। ठीक, हाइपोथैलमस जो होता है ये कंट्रोल क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अर्ज मतलब होता है कि जैसे आप कहते हैं तलब, या फिर कह लीजिए हाँ तलब ही कह लेते हैं। तो ये कंट्रोल करता है अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को। ठीक है, तो हाइपोथैलमस बॉडी टेम्परेचर और ईटिंग और ड्रिंकिंग के अर्ज को कंट्रोल करता है। अर्ज या इच्छा कह लीजिए, इच्छा को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो थैलमस और हाइपोथैलमस के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक, तो ये हो गया फोर ब्रेन हमारा, जिसमें हमें सिर्फ 3 चीजें पढ़नी थी। सेरेब्रम हमने पढ़ लिया। ठीक है,
थैलमस पढ़ लिया और हाइपोथैलमस पढ़ लिया। अब आते हैं हम मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन बहुत छोटा सा है। मिड ब्रेन की लोकेशन याद रखिएगा, बिटवीन थैलमस और हाइपोथैलमस एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। तो थैलमस या फिर हाइपोथैलमस जो होता है फोर ब्रेन में होता है और हाइंड ब्रेन में पॉन्स होता है। तो ये बीच में है, किसके बीच में? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में, इसी वजह से मिड ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन में सेरेब्रल एक्विडेक्ट पाया जाता है, एक तरह की कैनाल होती है पासिंग थ्रू मिड ब्रेन, ये पूरी मिड ब्रेन में पास करती है, ठीक है, पूरी मिड ब्रेन से होके जाती है। तो सेरेब्रल एक्विडेक्ट एक तरह की कैनाल होती है। इसके अलावा मिड ब्रेन में 4 राउंड लोब्स पाए जाते हैं, गोल गोल लोब पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, ठीक। तो ये भी मिड ब्रेन में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इस सब के कोई फंक्शन एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब आते हैं हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या होता है? इसमें 2-3 चीज़ें पढ़नी है, पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला। जो पॉन्स होता है इसमें ट्रैक्ट होते हैं। ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था अभी क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रैक्ट क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एक्सॉन इन सीएनएस। तो जो हाइंड ब्रेन होता है इसमें ट्रैक्ट पाए जाते हैं और ये ट्रैक्ट्स क्या करते हैं? कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ये डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं, ब्रेन का जो डिफरेंट पार्ट है उनको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक। दूसरा है सेरेबेलम। सेरेबेलम में कॉन्वोलेटेड सरफेस होती है, यानी बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई सरफेस होती है। प्रोवाइड स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन, काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन होती है तो उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करता है सेरेबेलम। तीसरा है मेडुला। मेडुला क्या होता है? कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। हैव सेंटर्स फॉर रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस एक्सेट्रा। तो इसके अंदर काफ़ी सारे रिफ्लेक्स के सेंटर पाए जाते हैं। तो रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आपने आरआरसी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। आरआरसी यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो जो आरआरसी था वो भी मेडुला में था। इसके अलावा जो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे कि वोमिटिंग जो हमने कहा था, वोमिट सेंटर जो होता है वो भी मेडुला में होता है। तो इस तरह के सेंटर्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है इस टाइप का, ये आपको एनसीईआरटी ने यहाँ पे सिर्फ इतना लिख दिया है कि हैव सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस, ठीक है, उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर आते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम किससे बनता है? फॉर्म बाई सेरेब्रल मेडुला प्लस अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस एक्सेट्रा। तो जब सेरेब्रल मेडुला, अमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस और बाकी 2-3 चीज़ों के साथ मिलके काम करता है तो उसे हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या कंट्रोल करता है? सेक्सुअल बिहेवियर और इमोशंस को, इमोशन जैसे फियर, लव एक्सेट्रा। तो सेक्सुअल बिहेवियर को और इमोशंस को लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रेन, ठीक है। ट्रेन की आवाज़ आ रही है, हो सकता है आ रही हो आपको भी। तो ये हो गया ब्रेन। ब्रेन में क्या था? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, तीनों हमने पढ़ लिया। फोर ब्रेन में आपको क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है? एसोसिएशन एरियाज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शंस, मेमोरी, कम्युनिकेशन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, ठीक, ये ज़्यादातर याद रखनी है, ज़्यादातर पूछा जाता है। मिड ब्रेन में आपको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना और सेरेब्रल एक्विडक्ट, ये दोनों चीज़ याद रखनी है। हाइंड ब्रेन में आपको पॉन्स, सेरेब्रम, मेडुला, ये 3 पार्ट होते हैं, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम किससे बनता है और क्या कंट्रोल करता है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। लिम्बिक सिस्टम काफ़ी अच्छा टॉपिक मतलब नाम माना जाता है नीट के लिए, ठीक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं तीसरे पेज पे। तीसरे पेज पे आपको बताया गया है रिफ्लेक्स पाथवे के बारे में। तो पढ़ते हैं रिफ्लेक्स पाथवे। रिफ्लेक्स पाथवे जो होता है इसमें कम से कम 2 चीज़ें चाहिए, एक एफरेंट न्यूरॉन और एक इफरेंट न्यूरॉन। जो एफरेंट न्यूरॉन होती है इसको हम रिसेप्टर कहते हैं क्योंकि ये रिसीव करती है सिग्नल को। इफरेंट न्यूरॉन जो होती है इसको हम इफेक्टर कहते हैं क्योंकि ये इफेक्ट दिखाती है, ठीक। तो एटलीस्ट एनसीईआरटी लिखता है कि एटलीस्ट हमें 2 चीज़ जरूर चाहिए, एक एफरेंट न्यूरॉन और एक इफरेंट न्यूरॉन। अब मैकेनिज्म कैसे होता है? सबसे पहले जो सेंस ऑर्गन होता है वो सेंस करता है कि हमारे कुछ चुभ रहा है या फिर कुछ भी, जैसे हमने स्किन में चुभाया ये पेन, तो स्किन एक सेंस ऑर्गन है तो उसने पहले सेंस किया, फिर वो रिसेप्टर को भेजता है। रिसेप्टर कौन है यहाँ पे? एक एफरेंट न्यूरॉन, किसी भी रिसेप्टर को भेजेगा। रिसेप्टर जो होती है डोर्सल नर्व रूट से होते हुए सीएनएस पे जाती है, फिर सीएनएस से ये सिग्नल एफरेंट न्यूरॉन को भेजा जाता है। सीएनएस में क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है ना, ब्रेन यहाँ पे प्रोसेस करता है कि एक्चुअली हुआ क्या है। फिर ये सीएनएस जो होता है ये एफरेंट न्यूरॉन को सिग्नल देता है और एफरेंट न्यूरॉन इफेक्टर को सिग्नल देती है, यानी कि जब हम ऐसे चुभाएंगे तो इफेक्टर को जब सिग्नल मिलेगा तो हम अपना हाथ या फिर उंगली इस पेन से हटाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी जल्दी होता है क्योंकि तुरंत हो जाता है बेसिकली, तो इसी वजह से इतना लंबा जो सिस्टम है वो आपको समझ में नहीं आता, ठीक। एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने एक दिया, नी जर्क रिफ्लेक्स, ठीक है, ये एक रिफ्लेक्स आर्क का
एग्जाम्पल दिया गया है नीट में, एनसीईआरटी में। अब आते हैं सेंस ऑर्गन्स में। सेंस ऑर्गन जो है, पहला आपको पढ़ना है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री जो होता है स्मेल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर जो होते हैं ये म्यूकस कोटेड होते हैं, इनमें म्यूकस की कोटिंग होती है। सेंस स्मेल, स्मेल को सेंस करते हैं। मेड ऑफ ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम, ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम से बने होते हैं। अब जो ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम होती है इनमें से नर्व्स निकलती हैं और ये जो नर्व्स हैं ये जाके ऑल फैक्ट्री बल्ब में मिलती हैं। अब ऑल फैक्ट्री बल्ब जो होता है ये एक्सटेंशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ये लिम्बिक सिस्टम का एक्सटेंशन होता है और यही डिसाइड करता है कि वो जो स्मेल आ रही है वो कैसी है, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री एपिथीलियम से नर्व्स निकलेंगे, नर्व्स जो होता है ऑल फैक्ट्री बल्ब तक होती मतलब ऑल फैक्ट्री बल्ब तक जाएंगे, ठीक। दूसरा सेंस ऑर्गन है टंग। टंग क्या में टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं और टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं। गस्टेटरी मतलब टेस्ट के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। ये इनसे पता चलता है किसी चीज का टेस्ट क्या होता है, ठीक। तो 2 सेंस ऑर्गन तो ये हो गए, बाकी 2 सेंस ऑर्गन आपको डिटेल में पढ़ने हैं। पहला है आई, ठीक। तो पढ़ते हैं आइज को। जो आइज होती हैं ये सॉकेट में सिचुएटेड होती हैं, ठीक है। एक तरीके का इस टाइप से कटोरा होता है, इसी में हमारी आंख ऐसे रखी हुई होती है। तो जो सॉकेट होता है आइज का उसे हम ऑर्बिट्स कहते हैं, ठीक। जो हमारा आई बॉल होता है ये लगभग स्फेरिकल होता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जो हमारा आई बॉल होता है ये स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर स्क्लेरा होती है। स्क्लेरा जो होती है वो एंटीरियर पोर्शन जो स्क्लेरा का होता है उसी को हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्निया बेसिकली क्या है, स्क्लेरा का एंटीरियर यानी आगे वाला पोर्शन। जो मिडिल लेयर होती है इसे कहते हैं कोरॉइड। कोरॉइड जो होती है ब्लूइश कलर की होती है यानी लगभग ब्लू कलर की होती है। थिक एट एंटीरियर पोर्शन, ये कोरॉइड जो होती है वो एंटीरियर पोर्शन पे थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, फॉर्मिंग सिलियरी बॉडी, इससे सिलियरी बॉडी बनता है, ठीक। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो रेटिना होती है। रेटिना के बारे में आपको डिटेल यहाँ पढ़ना है, ठीक। रेटिना में भी 3 लेयर, सबसे बाहर जो होती है आउटर उसको कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल, मिडिल जो होती है वो बाइपोलर सेल होती है और जो अंदर सबसे अंदर सेल पाई जाती हैं वो गैंग्लियन सेल पाई जाती है। इनमें लेयर नहीं है, ये सेल्स हैं, ठीक है। तो रेटिना में 3 लेयर पाई जाती हैं, फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर और गैंग्लियन। फिर ये सीक्वेंस नेट में पूछा गया था कि बाहर से अंदर की तरफ आप बताइए कि कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं रेटिना में। तो सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। तो पबजी करके आप याद रख सकते हैं इसको, पबजी, ठीक है। फोटो रिसेप्टर, बाइपोलर, गैंग्लियन। फोटो रिसेप्टर सेल जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, रॉड्स और कॉन्स। जो रॉड्स होती हैं स्कोटॉपिक विजन के लिए होती हैं। स्कोटॉपिक यानी ट्वेलाइट विजन। ट्वेलाइट मतलब होता है जो आप कम अंधेरे में, यानी कि ट्वेलाइट मतलब होता है गौधरिया। तो जब आपका जो रोशनी कम होती है, जब रोशनी कम होती है तो रॉड्स काम करती हैं, तब जो आपको दिखाती हैं वो रॉड्स होती हैं, ठीक है। जो कॉन्स होती हैं ये फोटोपिक विजन यानी डे लाइट, यानी जब अच्छी रोशनी होती है तब देखने के लिए काम आती हैं। एंड कलर विजन, और कलर भी जो होते हैं वो कॉन्स के द्वारा परसीव किए जाते हैं, ठीक। तो रॉड्स जो होती हैं वो कम लाइट में आपको देखने में हेल्प करती हैं, जब लाइट कम होती है, जैसे शाम का टाइम जो होता है, जिसे गौधरिया कहते हैं, ट्वेलाइट, ठीक। अब जो रॉड्स होती हैं इनमें एक केमिकल पाया जाता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो कि विजुअल पर्पल, रोडोप्सिन को हम विजुअल पर्पल भी कहते हैं इस वजह से क्योंकि ये पर्पल रंग का होता है, ठीक। तो रॉड्स में विजुअल पर्पल होता है, ठीक है, या फिर रोडोप्सिन होता है जिसे हम विजुअल पर्पल कहते हैं। फिर कॉन्स जो होती हैं ये 3 तरह की होती हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, और इन्हीं 3 के कॉम्बिनेशन से हम बाकी किसी कलर को देख सकते हैं, ठीक है। तो कितनी कॉन्स एक्टिवेट होती हैं इसी पर डिपेंड करता है कौन सा कलर दिख रहा है। मान लीजिए रेड वाली बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रही है, जब रेड कलर आता है, जब रेड कलर की चीज़ सामने होती है, जैसे ये लाइन रेड कलर की है, आप रेड इस वजह से देख पा रहे हैं क्योंकि रेड वाली कॉन्स सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड है, ब्लू ग्रीन कम एक्टिवेटेड है। तो ये जिसमें जैसे, और जब ये कंबाइनली एक्टिवेट होती हैं, जैसे रेड और ग्रीन एक साथ एक्टिवेट हो गई तो कुछ और कलर दिखा, तो इस तरीके से इनके कॉम्बिनेशन से हमें अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये रेटिना में जो सेल्स पाई जाती हैं उनके बारे में हो गया, ठीक। अब हम आते हैं इधर। अब जो हमारा लेंस होता है ये हेल्ड बाई लिगामेंट्स अटैच टू सिलियरी बॉडी। नीट में पूछा जा चुका है कि लिगामेंट से मतलब हेल्ड किया जाता है कि नहीं। तो लेंस जो होता है वो हेल्ड बाई लिगामेंट्स के द्वारा पकड़ा जाता है, अटैच टू सिलियरी बॉडी। और ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये सिलियरी बॉडी से अटैच होते हैं, ठीक। जो प्यूपिल होती है ये रेगुलेटेड बाई आइरिस। ये किस चीज़ से रेगुलेट की जाती है? आइरिस से रेगुलेट की जाती है, ठीक। प्यूपिल वो छेद होता है जिधर से लाइट अंदर जाती है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट जो होते हैं, रॉड्स एंड कॉन्स आर एब्सेंट। ये ब्लाइंड स्पॉट हमारे रेटिना पे एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे रॉड और कॉन्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पे किसी तरह की इमेज नहीं बनती, ठीक। तीसरा है फोविया। फोविया जो होता है सेंट्रल पिट ऑफ मैकुला ल्यूटिया। मैकुला ल्यूटिया नाम की एक जगह होती है, उसके सेंटर में फोविया नाम का एक पिट पाया जाता है।
ठीक। मैकुला ल्यूटिया जो होता है येलोइश कलर का होता है। अब फोविया की क्या खासियत है, ओनली कोन्स प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ कोन होते हैं, रॉड नहीं होती हैं, और इसमें हाई रेजोल्यूशन बनेगी। कौन से, तो आपको कलर बहुत अच्छे से दिखेंगे। ठीक, तो जब भी इमेज फोविया पे बनेगी हाई रेजोल्यूशन में इमेज बनेगी, और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉन्स प्रेजेंट है, और शाम के समय या रात के समय आप फोविया पे कोई इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे रॉड्स है ही नहीं। ठीक, तो कम लाइट में रॉड्स हेल्प करते हैं देखने में, तो रॉड है नहीं, तो इस वजह से इस पर इमेज नहीं बन पाएगी। अब दो चैम्बर आप याद रखने हैं। एक्वस चैम्बर कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है, इसमें फ्लूइड जो भरा होता है उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। विट्रस चैम्बर लेंस और रेटिना के बीच में होता है, जो इसमें फ्लूइड भरा होता है इसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ठीक, तो ये दोनों चैम्बर और फ्लूइड का नाम आपको याद रखना है। फिर आते हैं फोटोपिगमेंट। फोटोपिगमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑप्सिन, एक होता है रेटिनल। जो ऑप्सिन होता है ये केमिकली प्रोटीन होता है, और जो रेटिनल होता है ये केमिकली अल्डिहाइड होता है ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का अल्डिहाइड होता है। ठीक, तो ये दोनों तरह के फोटोपिगमेंट याद रखने हैं, खासकर रेटिनल याद रखना है, क्योंकि रेटिनल पूछा गया है एग्जाम में, और ये भी पूछा गया है ये विटामिन ए या किस विटामिन का एल्डिहाइड होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। तो रेटिनल क्या होता है, एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए का एल्डिहाइड होता है। नर्व इम्पल्स एनालाइज्ड इन, नर्व इम्पल्स को एनालाइज कहाँ करते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ ब्रेन। जो विजुअल कॉर्टेक्स एरिया है ब्रेन का, उसी में जो भी हम देखते हैं उसके द्वारा जो नर्व इम्पल्स जनरेट होता है वो विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में मतलब एनालाइज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा ब्रेन जो होता है एनालाइज करने के बाद बताता है कि हम देख क्या रहे हैं। तो ये आइज वाला सेक्शन हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेक्शन है नीट के लिए। ठीक है, नीट या फिर जो भी आप तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स की, क्योंकि इस चैप्टर से मतलब इस आइज वाले सेक्शन से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। अब आते हैं ईयर्स। ईयर हमारा आखिरी टॉपिक है। ईयर जो होता है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अच्छा, काम क्या होता है ईयर का, हियरिंग तो होता ही है, हम सुनते हैं ईयर से। ईयर का बॉडी बैलेंस में भी काम होता है, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने में काम जो फंक्शन होता है वो भी ईयर करता है। ठीक है, 3 तरह के पार्ट में डिवाइड किया गया है ईयर को। सबसे बाहर वालों को कहते हैं आउटर ईयर, फिर मिडिल ईयर, सबसे अंदर जो होता है उसको कहते हैं इनर ईयर। तो सबसे पहले आउटर ईयर पढ़ते हैं। ठीक, जो आउटर ईयर होते हैं इसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो पिन्ना और एक एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, या फिर कह लीजिए एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक, मीटस कैनाल आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, जो पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस होता है, इन दोनों में स्मॉल हेयर्स और वैक्स ग्लैंड पाए जाते हैं। अगर आपने कान को कभी ध्यान से देखा हो तो आपको स्मॉल हेयर्स, व्हाइट कलर के बहुत ही छोटे छोटे हेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस में स्मॉल हेयर्स पाए जाते हैं, वैक्स के ग्लैंड पाए जाते हैं। फिर उसके अंदर जब आप जाते हैं तो आपको मिलेगी टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। टिम्फेनिक मेम्ब्रेन को ही हम ईयर ड्रम कहते हैं। जो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन होती है मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, और इसके ऊपर कवरिंग होती है। कवरिंग 2 साइड से, बाहर साइड से जो कवरिंग होती है स्किन की कवरिंग होती है, और अंदर साइड से, इन साइड से म्यूकस मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। ठीक है, तो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन की कवरिंग ध्यान रखिएगा, बाहर साइड स्किन से कवर होती है और अंदर साइड म्यूकस मेम्ब्रेन से कवरिंग होती है। अब आते हैं मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में ईयर ऑजिकल पाए जाते हैं। ईयर ऑजिकल बेसिकली 3 छोटी छोटी बोन्स हैं, मैलियस, इंकस, स्टेप्स। जो मैलियस होती है अटैच टू ईयर ड्रम, ये ईयर ड्रम से अटैच होती है। स्टेप्स जो होती है अटैच टू ओवल विंडो ऑफ कॉकलिया, ये अभी आप आगे पढ़ेंगे कि ओवल विंडो क्या होती है। तो स्टेप्स जो होती है वो ओवल विंडो से कनेक्ट होती है कॉकलिया के। ठीक है, बेसिकली रट लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो, क्योंकि नीट में पूछा जा सकता है। फिर है यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब क्या होती है, कनेक्ट मिडिल ईयर कैविटी टू फेरिंग्स। ये जो मिडिल ईयर होता है इसमें कैविटी पाई जाती है, उसको फेरिंग से ये कनेक्ट कर देती है। इससे क्या होता है, हेल्प इक्वलाइज प्रेशर, इससे प्रेशर का इक्वलाइजेशन होता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में सुनते हैं कोई चीज़, तो एक बार आपको अगर आप मुंह खोल देंगे तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। ठीक, तो मुंह इसलिए आप खोल देते हैं क्योंकि जो फेरिंग्स होता है वो माउथ से जो प्रेशर होता है उसको बाहर निकाल देता है। आपके कान से प्रेशर बहुत ज़्यादा अंदर आ गया, जो साउंड है उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर जब अंदर आ जाता है तो ये फेरिंग्स पे चला जाता है और आपके मुंह से प्रेशर बाहर निकल जाता है। तो यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है, हेल्प इक्वलाइज प्रेशर, ये प्रेशर को कम करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा लाउड चीज़ें नहीं सुननी चाहिए। फिर आते हैं इनर ईयर पे। इनर ईयर में जो इनर ईयर होता है इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं लेबिरिंथ। इसको और जूम करते हैं। इनर ईयर बहुत खास है क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, इस वजह से अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो इनर ईयर में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे लेबिरिंथ कहते हैं। लेबिरिंथ 2 तरह के होते हैं, बोनी लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। जो बोनी लेबिरिंथ होता है इसमें सीरीज ऑफ चैनल्स, एक सीरीज होती है कई सारे चैनल्स की। ठीक,
अब मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ क्या होता है? लाइज इन चैनल्स ऑफ बोनी लेबिरिंथ। ये बोनी लेबिरिंथ के जो चैनल्स हैं इसी के अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड होता है इसे कहते हैं एंडोलिम्फ, और सराउंडिंग जो फ्लूइड होता है इसके मेम्ब्रेनस के अगल बगल जो फ्लूइड होता है सराउंडिंग, उसको कहते हैं पेरीलिम्फ। ठीक। और इसका जो क्वाइड पार्ट होता है, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का जो क्वाइड पार्ट होता है इसे हम कॉकलिया कहते हैं। अब कॉकलिया का स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सेक्शन है कॉकलिया का। ठीक है, तो कॉकलिया को अगर हम काटे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें आपको दिख रहा है कि ये जो सबसे ऊपर वाला सेक्शन है इसे कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई, और इसमें पेरीलिम्फ भरा हुआ है। जो सबसे नीचे वाला सेक्शन है इसे कहते हैं स्केला टिम्फेनाई, इसमें भी पेरीलिम्फ भरा हुआ है। ठीक, बीच वाला सेक्शन जो है इसे कहते हैं स्केला मीडिया, और इसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो एंडोलिम्फ है वो सराउंडेड किससे है? पेरीलिम्फ से। ठीक, तो यही चीज अभी ऊपर लिखा हुआ था, सराउंडिंग फ्लूइड क्या है? पेरीलिम्फ। तो यहाँ पे एंडोलिम्फ जो है सराउंडेड है स्केला मीडिया, या कह लीजिए सराउंडेड है पेरीलिम्फ से। ठीक, बगल बगल पेरीलिम्फ, बीच में एंडोलिम्फ भरा हुआ है। ठीक, अब ये जो मेम्ब्रेन होती है ये वाली, इसको कहते हैं राइजनर्स मेम्ब्रेन। ठीक है, या फिर रेजिनर्स मेम्ब्रेन भी कहते हैं कभी कभी लोग। और ये वाला पार्ट है, ये जो हल्का सा उठा हुआ है, इसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। यहीं पे बेसिकली हमारी जो हम सुनते हैं वो यहीं पे प्रोसेस होता है, यहीं से नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। ठीक है, तो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे जो ये मेम्ब्रेन दिख रही है, इस मेम्ब्रेन का नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक, इसके अलावा ये जो मेम्ब्रेन है जिसपे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई रखा हुआ है इसे कहते हैं बेसिलार्स मेम्ब्रेन। क्वेश्चन भी आता है कि किस मेम्ब्रेन पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई सिचुएटेड है, तो बेसिलार्स मेम्ब्रेन पे। ठीक, अब दो विंडो आपको पता है, ओवल विंडो और राउंड विंडो। ओवल विंडो देख लीजिए, ओवल शेप मैंने बनाया है, तो ओवल विंडो कहाँ से निकलती है? स्केला वेस्टिबुलाई से। ठीक, राउंड विंडो कहाँ से निकलती है? स्केला टिम्फेनाई से। तो यही क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि ओवल विंडो कहाँ होती है? स्केला वेस्टिबुलाई पे, और राउंड विंडो जो होती है वो स्केला टिम्फेनाई पे होती है। ठीक, तो स्केला टिम्फेनाई यहाँ पे खुलती है, स्केला वेस्टिबुलाई जाके यहाँ पे खुलती है। ठीक है, तो ये दो विंडो के याद रखना है आपको विंडो के बारे में। अब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई काफी इंपॉर्टेंट है। हैव हेयर सेल, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे हेयर सेल होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे हेयर टाइप के। ठीक है, हैव हेयर सेल एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर। जो हेयर सेल होते हैं ये किस तरह से एक्ट करते हैं? ऑडिटरी रिसेप्टर, ये साउंड को रिसीव करते हैं। ठीक, बेसल एंड इज कनेक्टेड टू एफरेंट नर्व, और जो ये हेयर सेल्स हैं इनका बेसल एंड जो होता है वो एफरेंट नर्व से कनेक्ट होता है। तो इसी वजह से जब हेयर सेल को हम हिलाते हैं या फिर ऊपर नीचे करते हैं तो जो एफरेंट नर्व होती है ये एक्साइट होती है, उसी से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है स्टीरियोसीलिया आर प्रेजेंट एट एफेक्स। हेयर सेल के भी ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टीरियोसीलिया। तो स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं बेसिकली इस टाइप से। ये हमारी बेसिलार मेम्ब्रेन है, ये हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की मेम्ब्रेन को टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं, और यहाँ पे हेयर सेल है, ये हेयर सेल है। ठीक, हेयर सेल के ऊपर भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसको कहते हैं हम स्टीरियोसीलिया। अब जब हेयर सेल इस टिम्फेनाई के ऊपर, ये काफी पास से होकर गुजरती है ऐसे, तो जब भी ये मेम्ब्रेन जो है ये ऊपर नीचे होती है तो ये हेयर सेल को भी ऊपर नीचे करती है। जो हेयर सेल होते हैं अगर ये वाइब्रेट करेंगे तो ये इस मेम्ब्रेन को भी वाइब्रेट कराएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से ये काम करता है। इसका पूरा मतलब मैकेनिज्म है, लेकिन उसको पढ़ाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ रखा नहीं है। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के बारे में आपको पता चल गया। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि हेयर सेल जो होते हैं इस पे स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये पूरा पेज हो गया। एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, मतलब हमारी सुनने में कैसे सुनाई देता है हमें कोई चीज़। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कैसे सुनाई देता है। तो सबसे पहले जो साउंड वेव्स होती हैं वो ईयर ड्रम से टकराती हैं और ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं। ईयर ड्रम जब वाइब्रेशन जो होता है ईयर ड्रम में, ये वाइब्रेशन ट्रांसफर कर देता है ईयर ऑसिकल्स को। तो वाइब्रेशन ट्रेवल्स थ्रू, ये ट्रेवल्स होगा, तो वाइब्रेशन ट्रेवल्स थ्रू ईयर ऑसिकल। ये जो वाइब्रेशन ईयर ड्रम का था ये ट्रेवल करेगा किसके थ्रू? ईयर ऑसिकल के थ्रू, और पहुंचेगा ओवल विंडो पे। ठीक, अब ओवल विंडो से कॉकलिया के अंदर जाएगा। कॉकलिया में रिपल्स बनेंगे। रिपल्स समझते हैं? रिपल्स मतलब जो वेव्स आप उसमें देखते हैं, क्या कहते हैं, पानी में, जो पानी में वेव्स बनती हैं उनको कहते हैं रिपल्स। तो कॉकलिया में रिपल्स बनेंगे किस मेम्ब्रेन पे? बेसिलार मेम्ब्रेन पे। और बेसिलार मेम्ब्रेन पे ही क्या होता है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर होते हैं हेयर सेल। हेयर सेल क्या करते हैं? बेंड अगेंस्ट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पे ये प्रेशर डालते हैं, बेंड होते हैं।
और इसी समय जनरेट होता है नर्व इम्पल्स। ठीक, और जो नर्व इम्पल्स जनरेट होता है ये ऑडिटरी नर्व के मतलब ऑडिटरी नर्व से होते हुए ऑडिटरी कॉर्टेक्स रीजन में जाता है, जो कि ब्रेन में है, जहाँ पे ब्रेन प्रोसेस करता है और ये बताता है कि कोई इंसान कह क्या रहा है। ठीक, तो ये मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, और ना समझ में आए तो एक बार एनसीईआरटी उठा के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है वहाँ समझ में आ जाए। तो ये था हमारा आखिरी टॉपिक। तो देखते हैं कि हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं या कि नहीं। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा। इसके अलावा हमने यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, इस टाइप के सारे न्यूरॉन के बारे में पढ़ा। श्वान सेल, नोड ऑफ रेनवियर के बारे में पढ़ा। न्यूरल सिस्टम को पूरा क्लासिफिकेशन देखा, एक्सॉन, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड देखा। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें भी पढ़ ली। सेकंड नंबर पे हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा। ठीक है, सारे ब्रेन के जितने भी पार्ट्स होते हैं इनके बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा सेंस ऑर्गन के बारे में। सेंस ऑर्गन में हल्का सा सेंस स्मेल का दिया गया है, थोड़ा सा टंग का दिया गया है, बाकी जो डिटेल है वो ईयर और आइस का है। तो आइस के बारे में हमने यहाँ पढ़ लिया और ईयर के बारे में हमने यहाँ पढ़ लिया। काफ़ी अच्छा माइंड मैप रहा ये, और उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो। पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट होने वाला है, ये सेकंड लास्ट है। इसके जस्ट बाद एक और चैप्टर जिसे कहते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उसके बाद वही आखिरी चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। तो आखिरी चैप्टर का माइंड मैप जब हम देख लेंगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक और इन्फॉर्मेशन थी, अगर आप वेबसाइट पे आते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है जो हमारा पोस्ट होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ करे तो वेबसाइट पे कमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइक भी देखिए, आप 1016 लोग डाउनलोड कर लिए, 12 लाइक है कुल। तो वहाँ पर आप पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कर दिया करिए। और कोई दिक्कत हुआ करे तो वहाँ पर कमेंट का ऑप्शन है, उस पर पूछ लिया करिए। ठीक, और हाँ, लगभग वेबसाइट पे 1000 मेंबर्स हैं, तो जो आप कमेंट करेंगे उसका रिप्लाई जरूरी नहीं है मैं ही दूँ, कोई भी दे सकता है। ठीक है, तो आप आपस में भी वहाँ पे कमेंट करके क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। लगभग 1000 मेंबर्स हैं, तो कोई ना कोई आपको आंसर देने आ ही जाएगा।